and welcome to Let's Simplify. In the previous lecture, we have covered algebra of statements or algebra of your logical chapter, जहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे laws की बात की थी. If you have not yet watched those videos, then the link will be provided in the description and also in this card. पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए. And now let's get started with this lecture. तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 1.3 की. एक्सरसाइज 1.3 बेस्ड होगा आपके उन लॉज के ऊपर जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे. उन लॉज को कैसे अप्लाई किया जाता है आपके क्वेश्चंस पे, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ये हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस थोड़ा सा देख लेते हैं वो लॉज जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे. दीज आर दोज लॉज दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन. देख लीजिए, जरा वीडियो को पॉज कर लीजिए. So ये रहा exercise 1.3 question number 1 which says that using rules of negation write the negation of the following with justification. जिसका पहला सब क्वेश्चन है negation Q implies P. What this question is asking us, it says that find the negation of the given statements and you have to find the negation along with the justification. तो आपको justification देते हुए इसका negation निकालना है. Well, negation निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है उन लॉस की जो मैंने आपको बताए थे. ठीक है, जब भी आपको नेगेशन निकालने बोला होगा या जब भी आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल, तो याद रखिएगा आपके पास लॉस का नॉलेज होना चाहिए. तो आपको अगर लॉस पता है तो आप अच्छे से आराम से कर पाओगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन हियर. इट सेज दैट इट शुड बी नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी. इसका आपको नेगेशन निकालना है. सो आई जस्ट राइट हियर we need to find the negation of negation Q implies P. Now, before we start with this negation वाला question, let me tell you आपको लॉज की जरूरत पड़ने वाली है. अब हो सकता है कि आपने सारे लॉज बाय हार्ट कर लिए हो या फिर हो सकता है आपने लॉज को बाय हार्ट नहीं किया हो. तो अगर आपने बाय हार्ट अब तक नहीं किया है लॉज को या फिर आपको थोड़ी सी और टाइम की जरूरत है, डोंट वरी, आई एम प्रोवाइडिंग द लॉज इन दी राइट हैंड साइड. आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक लॉ का टेबल प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें सारे लॉज मेंशन्ड है. अब इन लॉज की मदद से आपको ये सम सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारे लॉज मेंशन्ड है. आप यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर अप्लाई करोगे उन लॉज को, सो दैट हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. और जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे लॉज को सामने रखते हुए बच्चों, अपने आप सारे लॉज को बाय हार्ट कर लोगे. ओके, विजुअली आप जितने बार उसको देखते जाओगे बाय हार्ट हो जाएगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस सम. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस इम्प्लीकेशन वाला नेगेशन, लेट मी टेल यू वन सिंपल सी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक रिमार्क बता रहा हूँ जो याद रखिएगा. नेगेशन विल ओनली गो इनसाइड द ब्रैकेट whenever you have and, whenever you have or whenever you have only negation inside the bracket. तो अगर and होगा और होगा या फिर negation होगा तो ये negation जो बाहर है ये अंदर जा पाएगा. लेकिन अगर if you have what you have implication or you have double implication inside the bracket, negation will never go inside the bracket. ठीक है, तो negation निकालने के लिए आपको ये implication को हटाना होगा, because I have told you कि जब तक ये implication या फिर double implication इस bracket के अंदर होगा तब तक ये negation अंदर नहीं जा सकेगा. तो इस implication को हटाना है. अब implication को हटाने के लिए कौन सा लॉ अप्लाई करोगे आप? देखिए यहाँ पर implication से मिलता जुलता सिर्फ एक लॉ है आपके पास जो कि है ये कंडीशनल लॉ. देखिए मैंने हाईलाइट कर लिया, ये कंडीशनल लॉ आपको अप्लाई करना है which says that okay which says that P implies Q is negation P or Q. ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो लॉ पहले आपको लिख के बता देता हूँ. देखिए क्या कहता है वो लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास P implies Q है तो इसी का मतलब होता है negation P और Q. ठीक है, ये आपका लॉ है. तो ये लॉ अगर यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे, पहले तो इस लॉ को समझ लो. इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट अबाउट P एंड Q. ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यहाँ पे P और Q लिखा हुआ है. क्या आपको ध्यान में रखना है कि उनके पोजीशंस पे क्या क्या लिखा हुआ है. जैसे कि देखिए मैं इसको कैसे रीड करता हूँ. फर्स्ट टर्म इंप्लाइज सेकेंड टर्म इज नेगेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म. अगर इस तरह से बाय हार्ट करोगे तो आसान रहेगा, बिकॉज आपको इस क्वेश्चन में P इम्प्लाइज Q नहीं दिया हुआ है, नेगेशन Q इम्प्लाइज P दिया हुआ है. तो कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए लॉज को हमेशा ऐसे पढ़िएगा. फर्स्ट टर्म इम्प्लाइज सेकेंड टर्म अगर होगा तो पहले टर्म का होगा नेगेशन, फिर आएगा और फिर आएगा सेकेंड टर्म. तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं. अभी तक नेगेशन निकला नहीं है, नेगेशन अंदर गया नहीं है, अंदर की चीजें सिर्फ सॉर्ट आउट हो रही है. देखिए क्या कहा था इसने, पहले टर्म को नेगेशन दे दो
यानी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन हो गया, है ना, इस तरह से। फिर बीच में है और का सिंबल, तो यहाँ पर और लगा दिया, और फिर क्यू लिखा है यानी कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म इसमें तो पी है, तो यहाँ पर लाएगा पी। ठीक है, नाउ क्योंकि आपको जस्टिफिकेशन बोला गया तो मैं यहाँ पर रीजन दे दूंगा। इस लॉ का नाम क्या था? इस लॉ का नाम होता है कंडीशनल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कंडीशनल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है कंडीशनल लॉ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अहेड। नाउ यू कैन सी हियर इट इज नेगेशन एंड हियर इट इज अगेन नेगेशन। तो ये भी नेगेशन है और ये भी नेगेशन है। आपको सभी को पता है कि नेगेशन और नेगेशन अपने आप क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है? इट गेट्स कैंसल्ड आउट। तो ये तो सभी को पता है, इसके लिए शायद कोई रीजन देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेगेशन अपने आप नेगेशन को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा Q और P। तो अगर आपको यहाँ पर नेगेशन का आपको यहाँ पर कुछ रीजन देना भी होगा तो यहाँ पर आप एक रीजन दे सकते हो कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P। ये आप रीजन यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज डन, यहाँ तक तो हो गया। नाउ लेट्स रिकलेक्ट व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैंने ये कहा था कि नेगेशन अंदर तब जाएगा ब्रैकेट के जब आपके पास ब्रैकेट में एंड होगा, ब्रैकेट में और होगा, या फिर ब्रैकेट में नेगेशन होगा। अब देखिए जरा ब्रैकेट को, बहुत ही आराम से आप बता सकते हो मुझे कि सर अंदर तो और आ चुका है, अब नेगेशन अंदर आएगा। जी हाँ, अब नेगेशन अंदर आएगा। तो नेगेशन अंदर आके क्या बनेगा? ये देखिए, नेगेशन जैसे ही अंदर आएगा ये बनेगा नेगेशन ऑफ Q। ये जो और है ये और का बन जाएगा एंड, और ये नेगेशन जब P के पास जाएगा ये बनेगा नेगेशन P। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कर लिया सर, ये तो बहुत ही आसान था हमारे लिए, लेकिन इसको कुछ तो नाम भी देना होगा। ठीक है ना, ये कौन सा, ये कोई तो लॉ भी होगा जिसको हमें नाम देना होगा। देख लीजिए आपके पास एक लॉ ऑलरेडी है जो होता है डी मॉर्गन्स लॉ। देख लीजिए डी मॉर्गन्स लॉ ने क्या कहा था कि अंदर अगर नेगेशन ऑफ P एंड Q होगा तो उसे लिखा जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, तो यही अगर मैं यहाँ पर आपको रीजन देना होगा तो यहाँ पर मैं रीजन दूंगा, इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ में भी वही लिखा हुआ है। ये देखिए फिर से बता देता हूँ, नेगेशन P एंड Q होगा या फिर नेगेशन P और Q होगा, तो वो बनेगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो हमने वही किया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। और देखिए इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा? इट विल बी नेगेशन Q एंड नेगेशन P। ठीक है, सो यहाँ पर आके आप रुक जाओगे। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज P implies अगेन P और नेगेशन Q। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। सो लेट्स रीराइट द क्वेश्चन फर्स्ट। वी नीड टू फाइंड द नेगेशन, सो यहाँ पर नेगेशन डाल दिया। देन वी राइट हियर P implies P और नेगेशन Q। ओके, तो हमने क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना चाहूँगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर अगर राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी है तो ट्राई टू यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट भी है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करोगे। दैट शुड बी द प्रायोरिटीज ऑफ योर ब्रैकेट्स। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस अगेन, द सेम थिंग जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तक अंदर इम्प्लीकेशन भाई साहब है, आपके इस नेगेशन को अंदर आने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, दे आर लाइक, आप कह सकते हो वो एक दूसरे के दुश्मन है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एलिमिनेट दिस इम्प्लीकेशन। इस इम्प्लीकेशन को कुछ ना कुछ करके हटाना होगा, और इम्प्लीकेशन से मिलता जुलता हुआ एक ही लॉज है आपके पास जो मैंने पहले ही आपको बताया था, ये वाला लॉ जो है कंडीशनल लॉ। ठीक है, तो यही लॉ हमें फिर से अप्लाई करना होगा, कंडीशनल लॉ। देखते हैं। सो व्हेन आई अप्लाई दिस कंडीशनल लॉ हियर, पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि कौन सा लॉ लगाने जा रहा है। वेल इट इज P implies Q विच इज नथिंग बट नेगेशन P। देख लीजिए नेगेशन P और Q। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि इसको कैसे याद रखना है कि पहला टर्म इम्प्लाइज सेकेंड टर्म, पहला टर्म इम्प्लाइज दूसरा टर्म अगर होगा तो पहले का हो जाएगा नेगेशन और दूसरा टर्म एज इट इज। तो यही इस स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नेगेशन बाहर ही रखा हुआ है, तो क्या कहा है इसने? नेगेशन ऑफ P यानी नेगेशन ऑफ पहला टर्म, तो पहले टर्म का नेगेशन क्या होगा? नेगेशन P हो जाएगा। बीच में और का सिंबल है तो यहाँ पर और आ जाएगा, और फिर Q लिखा है यानी कि सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है वैसे इसमें? सर सेकेंड टर्म तो है P और नेगेशन Q।
देखिए बड़े ही सिंपल से तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये पहला टर्म इंप्लाइज सेकेंड टर्म, तो पहले का नेगेशन और दूसरा टर्म एज इट इज। यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है वहां उसका नाम लिख देंगे, इसका नाम था शायद, देख लीजिए, कंडीशनल लॉ नाम है इसका, यहाँ पे लिख देंगे कंडीशनल लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वंस वी हैव दिस कंडीशनल लॉ विद अस, अब देखिए अब क्या हो गया, अब अच्छी बात हमारे लिए ये हो गई कि नेगेशन अभी बाहर है और अंदर कोई भी इम्प्लीकेशन भी नहीं है और डबल इम्प्लीकेशन भी नहीं है। तो जब आपके पास ना तो इम्प्लीकेशन है ना तो डबल इम्प्लीकेशन है, चलिए इस नेगेशन को अंदर लेके आते हैं। तो नेगेशन जब अंदर आएगा तो देखिए नेगेशन ऑफ समथिंग और समथिंग है कि देखो नेगेशन ऑफ पहला क्वांटिटी और नेगेशन ऑफ दूसरा क्वांटिटी। तो मैंने क्या बताया, रूल क्या होता है, पहला नेगेशन फर्स्ट टर्म को जाएगा यानी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन p हो जाएगा, फिर ये नेगेशन और के पास जाएगा, और आपको पता होता है कि और का नेगेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, और का नेगेशन एंड होता है, एंड का नेगेशन और होता है ना। तो यहाँ पर और का नेगेशन हो जाएगा एंड, और फिर ये नेगेशन जाएगा थर्ड टर्म के पास यानी कि नेगेशन ऑफ p और नेगेशन q। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कोई एक लॉ यूज हुआ है, ठीक है। अगर आप बता पाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर नहीं बता पाते तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूँ। देखिए नेगेशन ऑफ पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो ये देखिए नेगेशन ऑफ, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में नेगेशन ऑफ पहला टर्म और नेगेशन ऑफ पहला टर्म और दूसरा टर्म इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो यही हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई किया, जी हाँ। तो इसका जो रीजन होगा वो होगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैंने लिख दिया डी मॉर्गन्स लॉ। अब आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेगेशन ऑफ नेगेशन p, सभी को पता है कि नेगेशन नेगेशन को आपस में कैंसिल कर देगा और बचेगा सिर्फ p, फिर आएगा ये एंड, और फिर ये नेगेशन देखिए फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है सर। देखिए पहला टर्म और दूसरा टर्म, जब आपके पास ऐसा कुछ होता है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो क्या करोगे, नेगेशन पहले टर्म के पास जाएगा, जब नेगेशन पहले टर्म के पास जाएगा उसे बना देगा नेगेशन p, फिर नेगेशन जाएगा और के पास जिसे वो बना देगा एंड, और फिर नेगेशन जाएगा लास्ट टर्म के पास, तो ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या होता है, वो बन जाता है क्यू। देखिए फिर से बता रहा हूँ, नेगेशन अंदर आएगा पी के पास तो वो नेगेशन पी बन जाएगा, नेगेशन और के पास जाएगा तो मैंने बताया और का नेगेशन एंड होता है, फिर नेगेशन जाएगा थर्ड टर्म के पास यानी कि नेगेशन क्यू। सर ये भी तो डी मॉर्गन्स लॉ ही था ना, पहला टर्म और दूसरा टर्म का नेगेशन करना है। जी हाँ, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ था। देखिए p और q का नेगेशन होता है नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q, तो वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पर भी रीजन मैं आपके सामने रख देता हूँ, यहाँ पर भी रीजन आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए तो यहाँ तक तो बातें क्लियर है। अब देखिए आपके सामने है P एंड नेगेशन P एंड Q। आपके पास टोटल 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स के लिए एक टर्म ब्रैकेट में है तो दूसरा टर्म ब्रैकेट में नहीं है। देखिए ये वाला टर्म ब्रैकेट में है, ये वाला टर्म बिना ब्रैकेट का है, और ब्रैकेट के बाहर भी वही साइन है यानी कि एंड, और ब्रैकेट के अंदर भी वही साइन है। तो ऐसा पैटर्न आपको देखने मिलता है एसोसिएटिव लॉ में। देखिए ये रहा एसोसिएटिव लॉ आपके सामने। इस एसोसिएटिव लॉ में देखिए पहला ही लिखा हुआ है P एंड Q एंड R, 3 टर्म्स हैं आपके सामने। एक टर्म ब्रैकेट में होता है तो एक टर्म ऐसा होता है कि जो ब्रैकेट में नहीं है ना। 2 टर्म्स ब्रैकेट में आ जाते हैं Q और R, Q एंड R एक्चुअली, और बाहर होता है P। तो ये भी कुछ उसी पैटर्न में दिखाई दे रहा है। तो इस एसोसिएटिव लॉ, एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ करता क्या है, देखिए एसोसिएटिव लॉ कुछ नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ बस ब्रैकेट्स को यहाँ से वहाँ घुमा देता है। तो वही करेंगे हम लोग कि इसको अगर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P एंड नेगेशन P एक ब्रैकेट में और फिर एंड Q आ जाएगा बाहर। देखिए यही होता है एसोसिएटिव लॉ, फिर से बता रहा हूँ मैं, ये ब्रैकेट बस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, इसका रीजन आपको हर एक स्टेप पे जस्टिफिकेशन देना होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए हमने एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लिख दिया। अब एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं। देखिए P एंड नेगेशन P, ये भी लॉ आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया P एंड नेगेशन P। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ एक ऐसा लॉ है जो इसको अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। P एंड नेगेशन P का आंसर होता है F यानी कि फॉल्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स एंड ये आ जाएगा Q, क्योंकि इसका आंसर हम लोग का फॉल्स होता है।
तो यहाँ पे रीजन वापस देना होगा आपको, तो यहाँ पे रीजन मैं दूंगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, मैंने रीजन दे दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो जैसे ही रीजन दे दिया, अभी देखिए एफ एंड क्यू हो गया, फिर से एक लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा बच्चों, ये हो गया एफ एंड क्यू यानी कि फॉल्स एंड क्यू। तो ये देखिए ये वाला लॉ P एंड F है ये, तो F एंड P भी इसे लिख सकते हो। अगर आपको इसी फॉर्मेट में चाहिए, जैसे इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, पहले P दिया है फिर एंड दिया और बाद में F लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहले F लिखा हुआ है फिर एंड है और P के जगह पे Q है, वो कुछ भी हो सकता है, वो P भी हो सकता है, Q भी और R भी। तो दैट इज, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम बट दिस F इज अ प्रॉब्लम। सो अगर इसका आपको सीक्वेंस चेंज करना है तो उसके लिए लगाना होगा कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि P और Q अगर अप्लाई करना है तो इट इज इक्विवेलेंट टू Q और P। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैसे लॉ अप्लाई करके भी अगर आप करना चाहो, यू वांट टू बी मैनी वेरी मच प्रिसाइज, तो आप इसे Q एंड F लिख दो और इसके लिए रीजन आप नीचे दे दो कि आपने कौन सा लॉ यहाँ पर यूज किया हुआ है। इसे कहते हैं, आप इसे कहते हो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। चलिए कम्यूटेटिव लॉ लिख दिया। अब देखिए ये आपके कॉम्प्लीमेंट लॉ के बिल्कुल भी, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंट बट द आइडेंटिटी लॉ के बिल्कुल भी जैसे फॉर्मेट में चाहिए वैसे ही फॉर्मेट में आ चुका है। देखिए ये रहा आपका आइडेंटिटी लॉ विच सेज दैट P एंड F इज इक्विवेलेंट टू F। उसी तरह से Q एंड F आ चुका है, तो इसे लिख देंगे हम लोग। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा F, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी लॉ आपको ये बताता है कि अगर आपके पास P एंड F है यानी कि आपके पास Q एंड F है तो उसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। तो हमने फॉल्स लिख दिया। यहाँ पर वापस आपको एक रीजन देना होगा और वो रीजन रहेगा इस बार आइडेंटिटी लॉ। बहुत ही सिंपल से वे में आपको बता दिया कि ये सम किस तरह से सॉल्व करना है आपको। सो चलिए देख लेते हैं अब अगला सम हमारा जो है इस क्वेश्चन का 8th सब क्वेश्चन विच इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू। इसका हमें नेगेशन निकालना है, तो मैं इसे वापस लिख देता हूँ नेगेशन साइन के साथ। ये बन जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन जिसका आपको नेगेशन निकालना है। तो इसका नेगेशन कैसे निकाला जाएगा, व्हाट शुड बी डन। देखिए सबसे पहली चीज, क्या अंदर इम्प्लीकेशन है या फिर डबल इम्प्लीकेशन है। बिकॉज आपको पता ही है, मैंने नेगेशन के लिए आपको बता के रखा है कि नेगेशन अगर इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन होगा तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अंदर आपका जो दो टर्म्स को सेपरेट करने वाला ऑपरेटर है वो है और। तो अगर यहाँ पर और है या फिर एंड है या फिर नेगेशन है तो आराम से नेगेशन अंदर आ जाएगा। तो ये नेगेशन अभी अंदर आएगा। तो देखिए पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म कौन से लॉ में होता है। देखिए ये रहा आपके सामने डी मॉर्गन्स लॉ, पहला टर्म P और दूसरा टर्म Q और बाहर है नेगेशन। तो यहाँ पर आएगा वापस डी मॉर्गन्स लॉ आपको अप्लाई करना होगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो पहले टर्म के पास ये नेगेशन जाएगा, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन Q। इस और को ये नेगेशन बना देगा एंड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि नेगेशन ऑफ और एंड होता है, एंड का नेगेशन और होता है। फिर ये नेगेशन सेकेंड टर्म के पास जाएगा, ये जो है वो बनेगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। फाइन, नाउ व्हाट वाज द रीजन व्हाट वी हैव डन हियर। तो यहाँ पर आपको रीजन देना होगा कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने। ये अप्लाई किया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने यहाँ पे रीजन दे दिया, वी हैव यूज डी मॉर्गन्स लॉ। लेट्स प्रोसीड अहेड विद द नेगेशन ऑफ दिस। अब इस नेगेशन को अंदर लेके जाना है। ठीक है, अब इस नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे, लेकिन पहले तो अंदर देखना होगा कि क्या इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन है। तो आपने देखा नहीं सर, यहाँ पे तो इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन नहीं और प्रेजेंट है। कोई बात नहीं, और है तो हमारे पास ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये हमारी मदद कर देगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ वही करता है कि ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है और अंदर होगा और या फिर एंड। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, पहले इसको नेगेशन दे दो तो ये क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P सबको पता है P होता है, नेगेशन नेगेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, और का नेगेशन एंड हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q क्या कर देगा, Q हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट रेडी। एंड के सामने कोई नेगेशन है क्या, नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज रखो। फिर से देखो यहाँ पर भी नेगेशन आ गया, यहाँ पे P है एंड नेगेशन Q, तो इसका भी नेगेशन निकालना होगा। अंदर एंड है, ना तो इम्प्लीकेशन है ना तो डबल इम्प्लीकेशन है, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ के पास आएंगे, इस नेगेशन को अंदर लेके जाओ, ये बनेगा नेगेशन P एंड का बन जाएगा और नेगेशन ऑफ Q क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, वेरी सिंपल।
तो यहाँ पर भी वापस रीजन वही, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, एज सिंपल एज दैट, डी मॉर्गन्स लॉ यूज हो गया। तो इसके आगे अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसे, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके जो इसे आगे कुछ सॉल्व कर पाए या फिर इसे और सिंप्लीफाई कर पाए। तो इसीलिए हम लोग इसे, देखिए यहाँ पर अगर एंड क्यू है और यहाँ पर भी अगर एंड क्यू होता तो शायद हम उसे कॉमन निकाल के और आपका एसोसिएट सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके कुछ कर पाते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वैसे कुछ हो नहीं पाएगा। सो यहाँ पर इसका आंसर केवल यहाँ तक ही रहेगा, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस 8 सब क्वेश्चन के लिए। एंड एक करेक्शन बताना चाहूँगा बस कि ये एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है, गलती से 1.3 लिखा था मैंने, दिस इज जस्ट 1.4 एक्सरसाइज। एंड लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसी को वापस लिखना है, लेकिन इस बार इफ और देन का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इफ और देन को हटा देना है। मेरी चीज जो बता रहा हूँ अभी उसे ध्यान से समझिएगा। इफ और देन यानी कि कंडीशनल होता है ना, इफ और देन का मतलब इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आपको इस कंडीशनल स्टेटमेंट को हटाते हुए इस स्टेटमेंट को रीराइट करना है, यानी कि आपको कंडीशनल लॉ का यूज करना है, इस कंडीशनल लॉ का, ठीक है। इस कंडीशनल लॉ की मदद से आपको इसे सॉल्व करना होगा। व्हेनेवर सच काइंड ऑफ सम यू आर अप्रोचिंग, सबसे पहली चीज जो करनी है आपको वो ये करनी होगी कि सबसे पहले इसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी होती है वो ये कि सबसे पहले आपको कनेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर कितने कनेक्टिव्स यूज है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर 2 प्रकार के कनेक्टिव है, पहला है इफ और बाद में है देन। तो इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, इफ और देन। तो इफ और देन के बीच में जो होता है, आप तो अभी इसमें एक्सपर्ट ही हो चुके हो कि इफ और देन के बीच में जो होता है वो होता है पी, यानी कि अ मैन इज अ जज, आपका बन जाएगा पी स्टेटमेंट, और क्यू बन जाएगा, क्यू क्या होगा जो देन के बाद लिखा होता है, देन ही इज ऑनेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आएगा ही इज ऑनेस्ट। चलिए ना, इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको अगर इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो वो बन जाएगा P इम्प्लाइज Q, क्योंकि यहाँ पर इफ और देन वाला स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको इसे रीराइट करना है विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। तो देखिए P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंस हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो दैट P implies Q can always be written as negation P और Q। तो यहाँ पे लिख दिया negation P और Q। तो यानी कि P implies Q अगर है तो उसे क्या लिखा जाएगा, negation P और Q। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। देखिए नेगेशन P और Q लिखना है आपको, इसका इक्विवेलेंस यही होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा नेगेशन ऑफ P। तो P का नेगेशन, अ मैन इज अ जज, तो क्या हो जाएगा, अ मैन इज नॉट अ जज, क्योंकि हमें क्या करना है, नेगेशन निकालना है ना P का। तो अ मैन इज नॉट अ जज, और यहाँ पे और का सिंबल है तो यहाँ पर और लिख दिया। और Q क्या है आपका, ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आप इसी फैशन में सॉल्व कर लो, पहले सिंबॉलिक फॉर्म और उसके बाद ये इक्विवेलेंस विच इज कंडीशनल लॉ, ठीक है। तो बढ़ते अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेज दैट विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज P double implication Q is equivalent to P and Q, or negation P and negation Q. This is what we need to prove. And always remember, whenever they talk about proving something equivalent without using truth table, उसका मतलब होता है वो लॉस की मदद से आपको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो लॉस की मदद से आपको ये सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन को देख लीजिए, उन्होंने जस्टिफिकेशन आपसे नहीं मांगा हुआ है। तो आप अगर वहाँ पर लॉस नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा कि आपने कौन सा अप्लाई किया हुआ है लॉ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS को उठाएंगे। P डबल इम्प्लीकेशन Q, आप RHS से भी सॉल्व कर सकते हो, RHS को LHS के इक्वल प्रूव कर दो, लेकिन क्योंकि ये LHS से ज़्यादा आसान होगा, मैं LHS से सॉल्व करना चाहूँगा इसे। तो LHS में देखिए मैंने P डबल इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है, लेकिन आपको बाई कंडीशनल लॉ पता होगा। देखिए बाई कंडीशनल लॉ क्या कहता है आपसे, कि बाई कंडीशनल लॉ ये कहता है कि P डबल एरो Q अगर होगा तो उसका इक्विवेलेंस क्या होता है, उसका इक्विवेलेंस होता है नेगेशन ऑफ P
just a minute, yeah, it is negation of P or Q and negation of Q और P। ठीक है, तो ये आपका बाई कंडीशनल लॉ है जो आपको याद रखना है। तो इस बाई कंडीशनल लॉ की मदद से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद होगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है z प्लस बी। ओके, अब ये दो ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे, इनके बीच में मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया मल्टीप्लीकेशन, जस्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि मैं आगे क्या करने जाने वाला हूँ। देखिए अगर इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसे, देखिए x को z से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x z हो जाएगा, फिर बीच में प्लस साइन है तो हम लोग प्लस लिखते हैं, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा b से, है ना, तो x b हो जाएगा, यानी कि x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ओके, देन प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, फिर ये y पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आएगा yz प्लस वाई बी। ये तो सभी को पता है एक्सपेंशन कैसे करना है, ठीक है। अब यही लॉजिक अगर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे और देखते हैं ये लॉ, अगर हम लोग यही रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे इसको सिंप्लीफाई करने में कैसे हमारी मदद होने वाली है, देख लेते हैं। चलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये नेगेशन p पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ये जो आपका और है वो बीच में आ जाएगा और q पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए जब सबसे पहले ये नेगेशन q अंदर जाएगा तो देखिए क्या होगा, नेगेशन p और बीच में कौन सा है, ये एंड है, तो बीच में एंड आ गया और फिर ये पूरा ब्रैकेट यानी कि नेगेशन q और p, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। देखिए सिंपल सी चीज़, नेगेशन p को उठाया और एंड ऑपरेटर लगा दिया पूरे ब्रैकेट से, बीच में कौन सा ब्रैकेट है यहाँ पर, और है सर, तो यहाँ पर मैंने और ब्रैकेट और ऑपरेटर लगा दिया। फिर से एक बार, अब q को उठाऊंगा और पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो q फिर आएगा एंड देन दी कंप्लीट ब्रैकेट विच इज नेगेशन q और p। वेरी सिंपल, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ। सो जब ये नेगेशन p एंड हो जाएगा इसके साथ, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, फिर से एक बार, जी हाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद नहीं होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेगा, पहले नेगेशन p एंड हो जाएगा पहले के साथ, पहले टर्म के साथ, फिर और आएगा और फिर दूसरे टर्म के साथ। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा नेगेशन p एंड हो जाएगा पहले टर्म के साथ, तो एंड नेगेशन q, फिर आएगा और ऑपरेटर आ गया, फिर आएगा नेगेशन p एंड p, तो नेगेशन p एंड p। वेरी सिंपल, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और, ठीक है, क्योंकि बीच में और है। अब q भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यहाँ पर आएगा q एंड नेगेशन q, है ना, q एंड नेगेशन q, बीच में और की सिंबल है तो यहाँ पर और आ गया, और फिर q एंड p, तो यहाँ पे लिख दिया q एंड p। बहुत ही सिंपल सा था ये चीज़ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, क्योंकि वो आगे शायद सॉल्व नहीं हो रहा है हमसे, क्योंकि नेगेशन p एंड नेगेशन q आगे कुछ नहीं हो पाएगा, इसका दो अलग अलग टर्म्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेशन p एंड p, ऐसा कोई तो लॉ है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट लॉ। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ को आप जानते हो, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो क्या कहता है, p एंड नेगेशन p, लेकिन यहाँ पे नेगेशन p एंड p दिया हुआ है, मतलब तो एक ही है, क्योंकि आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है यहाँ पर। तो नेगेशन p एंड p का आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा फॉल्स अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। और देखिए q एंड नेगेशन q, अगेन द सेम कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा फॉल्स और q एंड p, ठीक है। अब आगे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो आगे लॉ अप्लाई होने वाला है आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे समथिंग और फॉल्स, तो ये देखिए समथिंग यानी कि p और फॉल्स, ये वाला आइडेंटिटी लॉ, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लॉ यही कहेगा। अगर आइडेंटिटी लॉ आपको याद नहीं है तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको लॉस पढ़ाए थे ट्रिक से कि और को आप प्लस कंसिडर करो, फॉल्स को आप जीरो, तो समथिंग प्लस जीरो करोगे तो एनीथिंग प्लस जीरो इज दैट एनीथिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पर वापस क्या रिटेन होगा, नेगेशन p एंड नेगेशन q, क्योंकि किसी भी चीज़ को जीरो में ऐड करोगे वही वापस आएगा। और ये भी देखो, जीरो प्लस एनीथिंग विल गिव यू दैट एनीथिंग क्वांटिटी, q एंड p क्वांटिटी अगेन, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको तो चाहिए था p एंड q पहले, तो कोई बात नहीं, आपका p एंड q बाद में आया हुआ है, इसको q एंड p को p एंड q लिख दो, है ना, एंड ऑपरेटर है,
यहाँ पे देखिए ये जो कम्यूटेटिव लॉ ये क्या कहता है आपसे कि अगर आपने P और Q लिखा है तो उसे Q और P लिख सकते हो, P एंड Q लिखा है तो उसे Q एंड P लिख सकते हो। तो उसी प्रकार हम लोग इसी को भी स्वैप कर देंगे, Q एंड P के जगह पे इसे P एंड Q लिख देंगे। ठीक है, P एंड Q लिख दिया हमने, और बीच में और का सिंबल है, और फिर ये वाला टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया और आपको जो चाहिए था वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इस सम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, the question which is without using truth table, prove the following. You have to use the laws and you have to solve it. So we have seen the exercise 1.4। आपके सामने मैंने exercise 1.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पर समझ गया होगा तो देख लीजिए और खुद से भी थोड़े से सम्स प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी सम में आपको डाउट होगा तो डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आई हैव टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग माई वीडियोज़ कि आपके मेरे इन वीडियोज़ में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको वीडियोस थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा तो मैंने उस वीडियोस को सेक्शंस में डिवाइड करके दिया हुआ है। तो उस टाइम स्टैम्प्स पे आप क्लिक करोगे तो उस पार्ट पे आप आ जाओगे वीडियोस के जो पार्ट्स आपको देखना है। ठीक है, तो वो टाइम स्टैम्प्स थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और आई थिंक दैट आज का लेक्चर बहुत ही क्लियर था। अगर कोई भी डाउट्स हो तो जैसे मैंने कहा कमेंट्स में मेंशन कीजिए। जो सब हम लोगों ने पढ़े हैं आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।